नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। देश के गद्दारों के पिछले एपिसोड में हमने कांग्रेस, वामपंथियों, 2% के यूट्यूबर्स और भारत में रह रहे मुसलमानों की गद्दारी पर बात की थी। आज हम इन सभी गद्दारों के आका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू कैंपस में भारत सरकार के रुख के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाले जाने से बवाल खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में सरकार ने एक्शन लिया और 4 छात्रों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद अब एएमयू के छात्र अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की बातें कहकर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं और चाहते हैं कि मुकदमा न किया जाए, जबकि वहां का प्रशासन कह रहा है कि ये अनुशासनहीनता है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जड़ें कैसे सींची गई थीं। देशद्रोह और देश विरोध एएमयू के हर ईंट में रचा बसा है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित इस शैक्षणिक संस्था का मूल उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजों का विश्वासी बनाना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से काटना था। पाकिस्तान जिन 3 नामों को अपना मसीहा मानता है, उनमें जिन्ना, इकबाल और सर सैयद अहमद खान सबसे ऊपर है। ये वही सैयद अहमद हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों के सामने हरामजदगी बताया था। क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की नज़र में मज़हब विशेष के लिए दया पैदा करने के लिए उन्होंने राय दी थी कि अंग्रेज़ों को अपने राजकाज में मुस्लिमों की भर्ती करनी चाहिए, जिससे इस तरह की हरामजादगी फिर से न हो। हास्यास्पद है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत देने वाले और अलगाववाद के जनक सैयद अहमद खान को वामपंथी इतिहासकारों द्वारा देशभक्त बताया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि एएमयू की हर ईंट में देशद्रोह क्यों बसा है। और इससे भी ज़्यादा एक मज़ेदार किस्सा सुन लीजिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले तो पाकिस्तान की फ़ौज में भर्ती होने वाले थे। जी हाँ, ये बात है अक्टूबर 1947 की। आज़ादी के ठीक 2 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा पाकिस्तानी सेना की तरफ से भर्ती कैंप लगाया गया। एएमयू की इस हरकत पर सरदार पटेल की भी नज़र थी। उन्होंने पत्र लिखकर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को आगाह किया। इसके जवाब में पंत ने 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। प्रिय सरदार साहब, मुझे 17 अक्टूबर को आपका पत्र मिला, जिसमें आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान फ़ौज में अधिकारियों की भर्ती के बारे में लिखा था। पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती के लिए एएमयू के वाइस चांसलर को पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से एक पत्र आया था, जिसके बाद कैप्टन अली ने एएमयू के छात्रों को बुलाया और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए आवेदन देने को कहा। छात्रों से लिखित आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए चुने जाने वाले छात्रों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इन दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बहरहाल मैंने कलेक्टर को एएमयू पर एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। साथ ही मैंने भी एएमयू को चेतावनी दे दी है। अब सोचिए, जब पाकिस्तानी सेना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भर्ती कैंप लगा रही थी, तब ठीक उसी वक्त उसने कश्मीर पर आक्रमण भी किया था। एएमयू की इस करतूत पर गोविंद वल्लभ पंत ने 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को पत्र लिखा था और ठीक अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। सोचिए कि आज़ादी के ठीक बाद अलीगढ़ में कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की भर्ती कश्मीर पर हमला करने के लिए की जा रही थी। शायद इसीलिए जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान का गोला बारूद कहा था। जी हाँ, यह भी एक कड़वा सच है। सैयद अहमद खान ने मेरठ में 16 मार्च 1888 को 2 राष्ट्र सिद्धांत का औपचारिक शिलान्यास करते हुए कहा था कि मान लीजिए अंग्रेज अपनी सेना
तोपें, हथियार और बाकी सब लेकर देश छोड़कर चले जाएं तो देश का शासक कौन होगा? उस स्थिति में क्या यह संभव है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही सिंहासन पर बैठें? निश्चित ही नहीं है। इस दर्शन को मुस्लिम लीग के साथ सैयद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने आगे बढ़ाया। इससे अभिभूत मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1941 में एएमयू को पाकिस्तानी आयुधशाला बताया और 31 अगस्त 1941 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1941 में कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला बारूद के रूप में देख रहे हैं। विभाजन और स्वाधीनता पश्चात अपेक्षा थी कि एएमयू बंद होगा या फिर इसके आधारभूत चिंतन में परिवर्तन आएगा, किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। 46 वर्ष पहले एएमयू में ही सिमी की स्थापना हुई थी। आपातकाल हटने के बाद वहाँ के छात्रों ने 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की स्थापना की थी। यह संगठन एक दशक के बाद ही रास्ता भटक गया। 80 के दशक में ही तमाम कार्यकर्ता उग्रवाद की ओर बढ़ चुके थे। इनकी राष्ट्र विरोधी हरकतें तब सामने आईं जब अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ। तब सिमी नेताओं ने तिरंगे तक को सलाम करने से इनकार कर दिया था। कई राज्यों में बम धमाकों में संलिप्तता की इनकी पुष्टि हुई। उसके बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तभी से शहर के शमशाद मार्केट में खुला संगठन का दफ्तर सील है। सिमी के दफ्तर पर ताला भले ही लगा हो, लेकिन इसके विचारों पर कभी ताला नहीं लगा। इसके सदस्य बीच बीच में पकड़े भी गए, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अलीगढ़ पर हमेशा रहता है। 6 वर्ष पहले एएमयू छात्र मन्नान वानी का आतंकी कनेक्शन सामने आने पर सबके होश उड़ गए थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलब निवासी मन्नान वानी वहां से पीएचडी कर रहा था। 2 जनवरी 2018 को वह लापता हो गया और 7 जनवरी को इंटरनेट मीडिया पर उसकी AK-47 लिए हुए तस्वीर सामने आई। अक्टूबर 2018 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मन्नान वानी मारा गया था। आतंकी घटनाओं व देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की अलीगढ़ में आवाजाही के विवाद भी सुर्खियों में रहे हैं। CAA-NRC के विरोध की शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद शहर में उपद्रव, कई माह तक धरना प्रदर्शन, ये सब प्रमुख रहा। गोरखपुर के डॉक्टर कफील, JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम और AMU के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी, इन सब पर मुकदमे दर्ज हुए। ये सब देशद्रोही और आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके में सजा पाने वालों में शामिल अबू बशर यहाँ आया था और एक रात रुका था। शोर मचा था कि बाटला हाउस कांड के बाद वह किसी पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार के घर में ठहरा था। लखनऊ STM की टीम ने अभी पिछले साल यहाँ से पॉपुलर फ्रंट के यानी PFI के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला था। पता लगा था कि वह RSS के खिलाफ लोगों को भड़काता था। भाजपा को दलित विरोधी बताकर उससे दूर रहने के लिए उकसाने की भी जानकारी मिली थी। उसके पास से भड़काऊ इस्लामिक पुस्तक व दस्तावेज बरामद किए गए थे। 1998 में कश्मीरी आतंकी के AMU में छिपे होने की जानकारी पर IB इंस्पेक्टर राजन शर्मा वहां स्थित हबीब हॉल के पास गए थे। आरोप है कि कुछ लोग उन्हें हॉल के अंदर खींचकर ले गए। विरोध करने पर राजन शर्मा को यातनाएं दी गई और उनके पीठ पर अल्लाह गोद दिया गया था। पुलिस ने राजन शर्मा को मुक्त कराया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक IB इंस्पेक्टर के साथ ऐसा AMU के अंदर हुआ।
वर्ष 2001-2 में हबीब हॉल में मुनीब नाम के छात्र को आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के शक के आधार पर उठाया गया था। इसे लेकर काफी विरोध हुआ था। छात्रों ने कई दिन तक आंदोलन भी किया था। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की छावनी पर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों पर एएमयू छात्र मुदासिर यूसुफ लोन ने अभद्र टिप्पणी की थी। फरवरी 2013 में संसद पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद एएमयू छात्रों ने उसे शहीद का दर्जा दिया। अफजल की फांसी के बाद छात्रों ने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के पास नमाज़े जनाजा पढ़ी और अफजल को शहीद का दर्जा दिया। फांसी दिए जाने के विरोध में एएमयू में छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला था। अब आप सोच सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र कितने देशभक्त हैं, जो संसद पर हमले के मास्टरमाइंड के लिए इतना कुछ कर गए। 2020 को केला नगर से दिल्ली पुलिस ने अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार किया था। अब्दुल्ला प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सर्वे सर्वा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 19 वर्ष से इसकी तलाश कर रही थी। इसने वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाके के आरोपित को अलीगढ़ में अपने घर में पनाह दी थी। गोरखपुर का कुख्यात डॉक्टर कफील पर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते डॉक्टर कफील पर एनएसए लगा था और कई महीनों तक वह जेल में बंद था। हर कोई यही कह रहा है कि नेहरू के 2 यूनिवर्सिटी बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, एक जेएनयू और दूसरा एएमयू। यह दोनों देश विरोधी आचरण में लिप्त रहते हैं। फिर क्यों टैक्स पेयर के पैसों पर यह मौज करें? इन पर तो बुलडोजर चलवा देना चाहिए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गद्दार सिर्फ गद्दार होता है और उनकी कौम गद्दार है। मजे की बात यह है कि सरकार द्वारा एक्शन लेने के बाद वो सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और फिलिस्तीन के समर्थन को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहे हैं। यकीन मानिए, कोई और देश होता तो आज़ादी मिलते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से तबाह कर देता। कांग्रेस के बस का तो यह कभी था भी नहीं। और मुस्लिम तुष्टीकरण में मोदी जी कहीं से भी कांग्रेस से कम नहीं है। वो तो एएमयू को मिनी इंडिया कहते हैं, मिनी इंडिया। जब उनका भारत ऐसा है जहां सिर्फ गद्दार पैदा होते हैं तो उनसे कोई क्या उम्मीद कर सकता है। उन्होंने 2014 में एएमयू को मिलने वाले अनुदान की राशि को 673 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1214 करोड़ रुपए कर दिया, मतलब 9 वर्षों में दुगना। इतनी तेज तो हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, फिर कहाँ से हम टैक्स देकर पालेंगे इन देशद्रोहियों को। वास्तव में इस संस्थान का अब भी जीवंत होना सूचक है कि भारत कितना सहिष्णु है, शायद आवश्यकता से ज़्यादा ही सहिष्णु है। सभ्य राष्ट्र उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों का निर्माण करते हैं, किंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र अपवाद है जिसने नए देश पाकिस्तान के जन्म की रूपरेखा तैयार की। भारत का रक्त रंजित विभाजन करवाने में बड़ी भूमिका निभाने के बाद भी यह संस्थान अपरिवर्तित है तथा केंद्रीय अनुदान की अनुकंपा के साथ देश में विद्यमान भी है। यहाँ संविधान में दर्ज आरक्षण का प्रावधान नहीं चलता। यहाँ आज भी देशद्रोह और गद्दारी की कहानी चलती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।